डेविएशन। मैं बताता हूँ डी आई क्या। देखो, जैसे हमने लिखा x1 इससे मीन घटाया, x2 इससे मीन घटाया, तो पहले वाले को d1 कहते हैं, दूसरे वाले को d2 कहते हैं। इसी तरीके से ith वैल्यू से भी हमने x बार घटाया तो हमने इसको di कह दिया। और आगे गए तो लास्ट वैल्यू मान लो nth थी तो हमने इसको dn कह दिया। तो di इज़ द डेविएशन कहाँ से? मीन से, टेकन फ्रॉम मीन। ओके, तो यहाँ पर di को जो लिया गया है वो क्या लिया गया है? डेविएशन a से। बस एक नोटेशन है ये, और कुछ नहीं है। ओके, अब बताओ आगे कहाँ दिक्कत आई है? सर चेंज ऑफ स्केल में देखिए। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल में एक वैल्यू यू सपोज कर लेते हैं, और चेंज ऑफ स्केल नहीं होगा, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों होगा इसके बाद। अब इसमें आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। अगर ये डी आई मान लो ना लिखा जाता, हम डायरेक्ट ऐसे कर लेते, इस डी आई को मान लो हटा देते, हम डायरेक्ट ये लिख लेते, तो आपको प्रूफ समझ में आता कि नहीं आता? बताओ। नहीं। क्यों नहीं समझ में आता? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्साई से डेविएशन लिया गया किसी पॉइंट ए का। अब जब हम फ्रिक्वेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डील करते हैं तो हमको एफ आई से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जोड़ना होता है। जो काम हम डायरेक्ट जोड़ कर करते थे, और एफ आई से डिवाइड भी करना होता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई? एक्स बार माइनस ए, ये वैल्यू आई। यानी कि जो मेन वाला मीन था एक्स बार, नया वाला मीन होगा उसमें ए घट जाएगा। कल हमने आपको दिखाया था कि सीरीज से अगर 2 घटाएंगे तो मीन से भी 2 घट जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स आई से ए घट रहा है, यानी ऑब्जर्वेशन आयत से ए घट रहा है, तो यही ए आगे चलकर मीन से भी घट जाएगा। तो ये उसी फार्मूले का तो पूरा प्रूफ है। अब मैं आपको प्रूफ समझा देता हूँ पूरा, अभी देखिए, चलिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है इफ़ एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए ऑफन कॉल्ड एज्यूम्ड मीन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। यानी अगर हम सीरीज से कोई वैल्यू ए घटा दें, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, कल हमने यही तो किया था। x1 से 2 घटाया, x2 से 2 घटाया। प्रैक्टिकल में आप कल की क्लास को रिपीट कर लेना आज, ठीक है? तो जब हमने सबसे 2 घटाया था तो फाइनल जब मीन निकलता था तो उससे भी तो 2 घट जाता था। पुरानी वाला मीन इसका और नया वाला मीन इसका जब निकालेंगे तो ये आता था रिजल्ट। ये याद है कि नहीं याद है? बताओ। यस सर, याद है। बस ठीक है। अब देखो, तो ये वैल्यू ए हमने मान ली जो घटानी है। देन अर्थमेटिक मीन विल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय ए। तो यही तो ये कह रहा कि अर्थमेटिक मीन से भी ए घट जाएगा। अब जरा देखिए, लेट x1 x2 xn बी वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल x। मतलब मान लो हमारे पास ये n वैल्यूज़ हैं और इनकी फ्रिक्वेंसीज हमको ये दी गई है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इनमें सब में से घटा देंगे a। अगर हम a ना घटाते तो मीन का फार्मूला क्या होता? बताओ बेटा। ये मीन का फार्मूला होता कि नहीं होता? यस सर, पता। अगर a घटा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इस फार्मूले पे? केवल हम जहाँ पर x ले रहे थे अब की बार वहाँ पर क्या लेंगे? x माइनस। बस यही तो किया गया है। यहाँ पर हमने पहले वो वाला मीन निकाला है जो नया मीन आएगा घटाने के बाद, और इसको हमने नाम क्या दिया है? डी बार। ओके, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या है? ये फार्मूला है। हम इसमें एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ आई को ए से करेंगे। तो एफ आई एक्स आई से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा समेसन एफ आई एक्स आई, और ए कांस्टेंट वैल्यू है तो इसके साथ सीधे समेसन एफ आई आ जाएगा। नीचे वाला दोनों के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। ये सर जाएगा। ये वाला कैंसिल, और ये क्या बन गया बताओ? इस बार एक्स बार, और ये बन गया ए। तो आपने देखा नया मीन कैसे आ रहा है? अगर हमने ऑब्जर्वेशन से ए घटाया तो नया मीन आ रहा है पुराने से ए घटाने पर। आप समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया। जहाँ पर एक्स बार पुराना मीन है, ओके, बिना घटाया वाला। ओके सर। ठीक है, चलो। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल को हम साथ साथ स्टडी करते हैं। कैसे?
हमने बताया था आपको किसी में अगर कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए तो हम इसे चेंज ऑफ ओरिजिन कहते हैं। किसी में अगर कुछ मल्टीप्लाई किया जाए या कुछ डिवाइड किया जाए तो हम इसे चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। दोनों को साथ साथ करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से लिया कि x से a घटाओ और h से डिवाइड कर दो, तो घटाने वाले को ओरिजिन और डिवाइड करने वाले को स्केल कह दिया, और ये बन गया चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल साथ साथ। तो यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल किया गया कि नहीं किया गया, बताओ। दिया तो गया अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल करने के बाद मीन निकालते हैं तो उस पर ओरिजिन का भी फ़र्क पड़ेगा और स्केल का भी फ़र्क पड़ेगा। हम आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं भी इस वाले फार्मूले से जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए हमने एक सीरीज ले ली x1 x2 डॉट डॉट xn, और हमारे पास यहाँ पर ith वैल्यू है। हम इसकी फ्रिक्वेंसी भी लिख लेते हैं f1 f2 डॉट डॉट fi डॉट डॉट fn। अगर हम यहाँ से x बार का फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ओके। यस अब हमने x को कन्वर्ट कर दिया किसमें, चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल में, यानी हमने x1 से क्या घटाया, a घटाया और h से डिवाइड किया। तो जो काम हम x1 में करेंगे वो पूरी सीरीज़ में करेंगे, यानी हमने हर वैल्यू में से a घटाया और h से डिवाइड कर दिया, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन भी किया और चेंज ऑफ स्केल भी किया। लेकिन बेटा ऐसा करने से क्या फ्रिक्वेंसी पे कोई फ़र्क पड़ा, जो जिसकी फ्रिक्वेंसी थी वो अब भी रहेगी। तो अब मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करते हैं तो f, लेकिन अब की बार x हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल में, और डिवाइड किससे करेंगे, सिग्मा एफ से। तो ये हमारा हो गया नया वाला मीन आफ्टर चेंजिंग ओरिजिन इन स्केल। अब जरा देखते हैं नया मीन पुराने मीन से कैसे रिलेटेड होगा। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। ये h है, h मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम समेशन के बाहर ले लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा, सिग्मा एफ और xi माइनस ए, डिवाइड में क्या बचेगा, सिग्मा एफ। सर यहाँ मीन को सर यू से डिनोट किया गया है, यू बार। बेटा ये जो वैल्यू होती है ना, हम इसको u बोलते हैं, नया नाम दे देते हैं, u1 u2 ui un। इसको एक, जैसे हमने अभी केवल चेंज ऑफ ओरिजिन को किससे रिप्रेजेंट किया था, di से, वैसे ही जब चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल दोनों होता है ना बेटा, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ui से। तो जब di था तो मीन क्या बन गया, d बार, और जब ui था तो मीन क्या बन गया, u बार। यानी हमको एक नई सीरीज मिल गई, u1 u2 ui un, जो कैसे आई, जब हमने इसमें सब में से a घटाया और s से डिवाइड किया। तो अब अगर हम u1 u2 ui का मीन निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, समेशन fi ui डिवाइडेड बाई समेशन fi। अब ui की वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पुट कर दी, समझ में आया। यस सर। ui की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करते समय 1/h कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, बाकी एज इट इज़। अब हम जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/h सिग्मा एफ की वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एफ और xi, और सिग्मा एफ ए से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a सिग्मा एफ, क्योंकि a कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन के बाहर रहेगा। हम सिग्मा एफ से डिवाइड कर दें अगर पूरी इक्वेशन को, तो ये वाला पहला x बार बन जाएगा और दूसरा a बन जाएगा। तो अब आप ज़रा देखिए, पुराना मीन x बार था और आपने चेंज क्या किया था, आपने सीरीज़ में से a घटाया था और s से डिवाइड किया था। तो नया मीन जो u बार आया है वो कैसे आया है, पुराने मीन से a घटाने पर और s से डिवाइड करने पर ही तो आया। तो जो चेंज हम सीरीज़ में करेंगे वही चेंज हमारे मीन में भी हो जाएगा, ओके। ठीक है, अब क्लियर हो गया नोट्स, जी सर। ठीक है। चलो फिर हम आज आगे बढ़ते हैं। मेरिट डिमेरिट की बात करते हैं ना बेटा, और तो इसमें आगे कुछ प्रूफ, एक प्रूफ और आगे बचा होगा। तो मेरिट डिमेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन में पहला है, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड। इसका क्या मतलब समझते हो आप,
रिजिडली डिफाइंड का क्या मतलब समझते हो? रिजिडली की हिंदी होती है कठोर, यानी मीन को हम कठोरता से डिफाइन करते हैं। कठोरता का मतलब क्या हुआ? इसका जो फार्मूला है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। अभी ये रिजिडली की हम कब समझ पाएंगे? जब हम आगे के सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर पढ़ेंगे, तब दिखाएंगे कि कौन से ऐसे होते हैं जो रिजिडली डिफाइन नहीं होते हैं। तो इस वाले केस में चाहे हम गरिमा को दें सॉल्व करने के लिए, चाहे योग्यता को दें, अगर दोनों ने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। सेम। इसीलिए पहली प्रॉपर्टी में कहा जाता है इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, यानी जब मीन को डिफाइन किया जाता है तो कोई भी कैलकुलेट करे उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता है, रिजिडली डिफाइंड। सेकेंड है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टूड एंड ईजी टू कैलकुलेट। बिल्कुल है। क्या मीन समझने में आपको कठिनाई हुई क्या? और कैलकुलेट करने में कोई कठिनाई हुई क्या? नो सर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 3 वैल्यूज़ ले ली, हमने कहा इसका मीन निकालो, तो इसको जोड़ोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 3। लेकिन अगर हम 4 को चेंज करके 6 कर दें तो देखिए क्या हुआ। अब की बार मीन चेंज हो गया, 7 कर दो इसको तो मीन 4 पहुँच गया। यानी कि अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशंस को छेड़ेंगे तो हमारा मीन भी बदल जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा मीन ऑल द ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है, यानी सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। क्लियर? यस सर। चौथा है इट इज़ एमेनेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि हाँ हाँ, क्या कहते क्या बेटा? हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरिट्स को हम कहते हैं खूबी, अच्छाइयाँ, और डिमेरिट को क्या कहेंगे अब बताओ? बुराइयां। खराबी। बुराइयां। हाँ, डिमेरिट मेरिट। बुराइयाँ मतलब कि ये मीन ऐसा क्या क्या करता है जो नहीं करना चाहिए, और ऐसा क्या क्या करता है जो इसकी अच्छाई को बताए। तो मीन आसानी से समझ में आता है, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहता है, रिजिडली डिफाइंड है, कोई भी कैलकुलेट करे, एमेनेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? यानी मीन की मदद से हम आगे और भी कई चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब हम पढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आप ये मान लो कि मीन को हम आगे के एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में भी यूज़ करेंगे। पांचवा है अर्थमेटिक मीन इज़ अ स्टेबल एवरेज। स्टेबल एवरेज का मतलब क्या हुआ? अगर हमने एक लाइन पे बहुत सारी वैल्यूज़ दिखाई और हमने कहा ये मीन है, तो यही मीन होगा, कहीं और नहीं जाएगा, यानी ये यहाँ पर स्टेबल रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। जबकि और किसी केस में मीडियन मीडियन में वो चेंज हो जाता है, कैसे हम अभी आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये कैसा एवरेज है? स्टेबल। इसका मतलब होता है कि अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लैक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी अगर हमारे डेटा में थोड़ा बहुत बदलाव होता है ना, तो मीन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिखाया था, हमने पहले लिया 2, 3 और 4, फिर हमने 2, 3 और 4 की जगह पे 7 ले लिया, इसका मीन आया था 3 और इसका मीन आया था 4। यानी वैल्यू में थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हुआ लेकिन मीन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 3 से केवल 4 ही तो हुआ, जबकि अगर वैल्यू को देखो तो 4 से 7 हो गई। तो ये कहा जा रहा है अफेक्टेड लीस्ट बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी अगर हम अपने सैंपल वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो मीन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ओके सर। नोट, thus we see that arithmetic mean satisfies all the properties laid down by प्रोफेसर यूल। प्रोफेसर यूल ने मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और मीन उन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम मीन को क्या कहते हैं? आइडियल मेजर। ओके, तो प्रोफेसर यूल की प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कहाँ पर हैं, आपको हम करवा देते हैं। ठीक है, वो आगे ही मिल जाएंगी। ये हैं, आपको इनको याद भी रखना है।
किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को अच्छा होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है। किसने दिया था? यूल ने। तो प्रोफेसर यूल, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी सेटिस्फाइड बाय द एन आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला क्या है? वही जो मीन का था, रिजिडली डिफाइंड, रीडली कंप्रिहेंसिबल यानी समझने में आसान हो, देखते ही समझ में आ जाए, एंड ईजी टू कैलकुलेट। इट इज शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी ऐसा होना चाहिए कि हम उसको आगे भी यूज कर सकें। जैसे कि हम कंपोजिट सीरीज़ के एवरेज निकालते समय x1 बार x2 बार का यूज करते नहीं टोटल करने के लिए, वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन को और कैलकुलेट मीन डेविएशन को, इन तीनों में हम मीन का यूज करेंगे, आगे देखेंगे। पांचवा, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड मच बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वही फ्लैक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग वाला पॉइंट है ये। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ वो जो बताई थी प्रोफेसर यूल ने, और मीन ने सबको किया सेटिस्फाई, इसलिए मीन बन गया आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, याद रखना है आपको। डिमेरिट पे आते हैं। सबसे पहली डिमेरिट क्या है? इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई इंस्पेक्शन, नॉट इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, यानी अगर हम आपसे कहें कि ये डेटा दिया हुआ है, इसको देखकर मीन बताओ, तो क्या देखकर बता सकते हो? जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे देखकर नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर मीडियन कहें, बताओ इसकी मीडियन कौन होगी, बताओ इस डेटा की मीडियन कौन है, देख कर बता सकते हैं, लेकिन मीन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम इन सबको जोड़ेंगे, फिर पास से डिवाइड करेंगे, बेटा 4 होगी मीडियन, 5 नहीं होगी। हम मीडियन जब पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो हम ये देख सकते हैं कि मीन को हम कभी भी इंस्पेक्ट करके यानी परीक्षण करके नहीं बता सकते हैं, और ना ही हम इसको लोकेट कर सकते हैं ग्राफिकली, यानी ग्राफ पेपर से भी हम मीन को निकाल नहीं सकते जब तक हम कैलकुलेट ना करें। सेकेंड, अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज इफ़ वी आर डीलिंग विद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हमारे पास ऐसी चीज़ें हों जिनकी क्वालिटी हमें पता हो, जैसे ब्यूटी का मीन कोई नहीं निकाल सकता, ऑनेस्टी का मीन कोई नहीं निकाल सकता। 4 आदमी हैं और वो ईमानदार हैं, और आपसे कहा जाए इनकी ईमानदारी का मीन निकालो, तो नहीं निकल सकता। यानी जब क्वालिटी होती है तो मीन कैलकुलेट ही नहीं होता है। विच कैन नॉट बी मेजर न्यूमेरिकली, यानी ये क्वालिटेटिव ऐसी होती है जिनको हम नंबर में मेज़र नहीं कर सकते, क्वांटिटी में लिख नहीं सकते। सच एज इंटेलिजेंस, यानी किसी की बुद्धिमानी कितनी है, अब बीरबल कितने बुद्धिमान थे कोई नहीं बता सकता। ऑनेस्टी, ब्यूटी, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के केस में हम मीन को एज अ सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र यूज़ नहीं करते हैं, ये इसकी डिमेरिट है। तीसरा, अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी, हाँ बेटा आपने जो पहला पॉइंट बताया है, इट कैन नॉट बी, में क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन। सर वो हमें एक बार फिर से बता दीजिए। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है पहले बताओ। सर इंस्पेक्शन का मतलब होता है मतलब पेन क्या दिया जाता है? इंस्पेक्शन का मतलब होता है परीक्षण करना, ठीक है। तो हम आपको 4 वैल्यू दे रहे हैं, हम कह रहे हैं परीक्षण करके इसका मीन बताइए। परीक्षण मतलब देखकर। सर मीन तो बीच वाला ही टर्म बोलते हैं उसको। बेटा बीच वाले को मीडियन बोलते हैं, अभी जब मीडियन पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा। मीन होता है सबको जोड़ो और n से डिवाइड करो, जरूरी नहीं है कि मीन बीच में होगा। अगर मान लो कि यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, तो इसका मीन बीच में नहीं होगा, 20 और 25 तक आ जाएगा, क्योंकि ये तो 1 और 2 दो छोटी वैल्यूज़ हैं। तो अगर बड़ी वैल्यूज ज़्यादा है तो मीन बड़ा होगा, छोटी वैल्यूज ज़्यादा है तो मीन छोटा होगा। तो कभी मीन के बारे में ये मत कहना कि मीन बीच वाला होता है, ठीक है। ओके। तो हम मीन को बिना कैलकुलेट के निकाल नहीं सकते, ये पॉइंट था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने जाना कि परीक्षण करके या ग्राफ पेपर की मदद से हम इसको नहीं निकाल सकते। ग्राफ पेपर की मदद से मीडियन निकाल आता है। कैसे? जब मीडियन पढ़ाएंगे तब देखना आप। अभी डिमेरिट मेरिट अगर ना भी पढ़ाए ना तो भी काम चल जाएगा, जब तक हम लोग सारे ना पढ़ लें तब तक मेरिट डिमेरिट नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन ठीक है आप करवा दे रहे हैं। लिखा अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ़ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग। अगर 10 वैल्यूज़ दी हैं और उसमें से एक हमको नहीं पता तो हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते, जब तक कि या तो हम उस वैल्यू को छोड़ ना दें और या तो फिर हम उसको कुछ मान ना लें। और लॉस्ट और इज इलिजिबल अनलेस वी ड्रॉप इट, यानी जब तक हम इसको ड्रॉप नहीं कर देंगे तब तक हम मीन निकाल नहीं सकते। एंड कंप्यूट अर्थमेटिक मीन ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज़, तो हम बची हुई वैल्यूज़ का मीन निकालेंगे, लेकिन जो मिस है उसको नहीं कंसीडर कर सकते। चौथा पॉइंट,
अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड वेरी मच बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़, यानी अर्थमेटिक मीन में एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो सबसे पहले आप एक्सट्रीम वैल्यूज जान लो क्या होती हैं। किसी भी डेटा में एक होती मिनिमम वैल्यू, एक होती मैक्सिमम वैल्यू। तो अर्थमेटिक मीन पे कब ज़्यादा फर्क पड़ता है, जब मिनिमम वैल्यू को और छोटा कर दिया जाए, मैक्सिमम वैल्यू को और बड़ा कर दिया जाए। यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो हमारा मीन ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको डिमेरिट में याद रखना है कि वेरी मच बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़। पांचवा, अर्थमेटिक मीन में बी लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स। रॉन्ग कंक्लूजन्स कैसे करता है? पांचवा पॉइंट ये कहता है कि कभी कभी हमको अर्थमेटिक मीन भ्रमित कर देता है। कैसे, आप देखिए। चलिए हम यहाँ पर दो बच्चों का स्कोर लिख रहे हैं, ठीक है। ये है गरिमा और ये है योगिता। गरिमा का BSc 1, 2 और 3 तीनों साल का जो परसेंटेज आया वो 60% आया। योगिता का भी 60% आया ओवरऑल। अब बताओ दोनों को हम अगर कंपेयर करना चाहें तो क्या कहेंगे? दोनों इक्वल है सर। इक्वल है, लेकिन अब हम रियल डेटा देखते हैं। गरिमा का फर्स्ट ईयर में था 50%, सेकेंड ईयर में था 60 और थर्ड ईयर में हो गया 70। योग्यता का फर्स्ट ईयर में था 80%, फिर 60% हुआ, फिर 40% हो गया थर्ड ईयर में। अब बताओ क्या दोनों इक्वल हैं? नो सर। क्या दिखा आपको कि एक लड़की कंसिस्टेंटली स्ट्रांग होती जा रही है, पढ़ती जा रही है, और दूसरी लड़की कंसिस्टेंटली पुअर होती जा रही है। यानी हमको मीन कभी कभी भ्रमित कर देता है। मीन को देखकर तो हमने यही जाना था कि दोनों एक जैसे हैं पढ़ने में, जबकि रियल डेटा ये बताता है कि एक ने अपने आप को दिन ब दिन निखारा है, सुधारा है, जबकि दूसरे ने लगातार लापरवाही की है, जिसकी वजह से पढ़ाई पे असर पड़ा है। क्लियर? ओके सर। ठीक है। तो मीन हमको कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, यानी हम सिर्फ मीन की वैल्यू को देखकर कोई अनुमान जल्दी नहीं लगाते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ, आप लोग एग्जांपल पढ़ लेना। ये जो मैंने अभी समझाया ये एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। चलिए सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ द एक्सट्रीम क्लास इज ओपन। यानी अगर हमको ये ना बताया जाए कि हम 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, हमने कहा इधर की वैल्यू 1 से छोटी है, क्या है नहीं पता है, और इधर की वैल्यू 10 से बड़ी है, क्या है ये नहीं पता है। तो जब तक हमको ये वैल्यूज़ क्लियरली पता नहीं होंगी तब तक हम अर्थमेटिक मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन मीडियन कर सकते हैं। जब मीडियन पे आएंगे तब देखेंगे। तो अगर हमारा एक्सट्रीम क्लास ओपन है तो अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सातवां है, इन एक्सट्रीमली एसिमेट्रिकल स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली अर्थमेटिक मीन इज नॉट अ सुटेबल मेजर ऑफ लोकेशन। यानी जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो जाए, स्क्यूड तो जानते ही हो, ये हमारा निगेटिवली स्क्यूड हो गया और ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। इस केस में जब हम मीन निकालते हैं तो मीन शिफ्ट हो जाता है। निगेटिवली स्क्यूड के केस में मीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिवली में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो मीन एक्चुअल में सही सेंट्रल टेंडेंसी का एवरेज नहीं देता है, यानी सारे डेटा के बीच में नहीं रहता है, बल्कि उस तरफ शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ की वैल्यूज बड़ी बड़ी होती हैं। क्लियर? चलो ये थी मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब हमारा जो अगला पॉइंट स्टार्ट होगा वो है मीडियन। लेकिन एक प्रूफ अभी और यहाँ पर है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आया है। तो इस वाले में कह रहा है सो दैट ए का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ आपको दिया गया है, आपको घर पे इसको देखना है और समझना है। अगर आपको कहीं कोई समस्या आएगी तो आप नेक्स्ट क्लास में हमें बताएंगे। तो अब आज की क्लास में हम मीडियन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड मेज़र है। अब हम आते हैं मीडियन पे। तो सबसे पहले बात करेंगे मीडियन है क्या। मीडियन की डेफिनेशन होती है, मीडियन इज़ द मिड वैल्यू, जो बीच में है वही हमारा मीडियन है। तो अब हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। बताओ कौन मीडियन होगा? अच्छे। चलो हम फिर से कुछ लिख रहे हैं, आप बताइए मीडियन कौन होगा? बताओ कौन मीडियन होगा? इसमें हमने 2 वैल्यूज इधर छोड़ी थी और 2 इधर छोड़ी थी, बीच में मिल गया था।
यहाँ पर हम अगर इधर 2 छोड़ते हैं, इधर 2 छोड़ते हैं, तो बीच में कुछ है ही नहीं। तो मीडियन के 2 केस हमको पढ़ने हैं, एक वो जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, और एक वो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो। तो मीडियन इज़ द मिड वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू होती है। मीडियन को निकालने की प्रायर कंडीशन क्या होती है? हम मीडियन को तभी निकाल पाएंगे जब हमारा मान लो 100 लोगों का डेटा दिया हुआ है। तो मिड वैल्यू हम कैसे पता चेक करेंगे? हमको अपने डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो छोटा हो वो सबसे पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सारे बड़े। तो अब हम क्या करेंगे? आधे इधर छोड़ देंगे, आधे इधर छोड़ देंगे, जो बीच में बचेगा वो बन जाएगा मीडियन। लेकिन डेटा अरेंज नहीं होगा तो मीडियन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे इसी डेटा को हम मान लो लिख देते 4, 6, 2, 10, 8। अब बताओ इसका मीडियन क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू इंस्पेक्शन मीडियन ये दिख रहा है, लेकिन डेटा अरेंज ही नहीं है तो मीडियन निकलेगा नहीं। तो सबसे पहले हम छोटी वैल्यू लिखेंगे। छोटी वैल्यू थी 2, उससे बड़ी 4, उससे बड़ी 6, फिर 8, फिर 10। अब निकालेंगे मीडियन। तो मिड वाली वैल्यू क्या हो गई? मीडियन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज आवर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? हाँ या ना? जी सर। ठीक है। अब हम आते हैं फार्मूलों की तरफ। तो सबसे पहले अनग्रुप्ड केस देखेंगे। अनग्रुप्ड का मतलब जब हमको x1, x2 डॉट डॉट xn वैल्यूज़ दे दी गई हों और आपसे कहा जाए निकालिए मीडियन क्या है। तो हम केस नंबर 1 करेंगे जब n की वैल्यू हो ऑड। ऑड के केस में हमारा मीडियन होता है n प्लस 1/2th टर्म। ये ऑड के केस में होता है। लेकिन अगर हमारा n हो जाए इवन तो हमारी मीडियन क्या होगी? n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये होता है मीडियन का फार्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास डेटा है 2, 4, 6, 8 और 10। हमने यहाँ पर देखा कि n की वैल्यू है 5, तो पता चला ऑड है। ऑड है तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। तो मीडियन का फार्मूला क्या होगा? 5 + 1/2th टर्म। तो अगर हम इसको देखें तो 3 आ रहा है, यानी थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म हमारा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये थर्ड टर्म हो गई हमारी मीडियन। अब आते हैं इधर। हमारे पास आपके पास डेटा है 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो अगर हम देखें यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 6। 6 मतलब इवन। तो इवन के केस में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 6 पुट कर दो, 6/2th टर्म प्लस यहाँ पर भी 6 पुट कर दो, 6/2 प्लस 1th टर्म और डिवाइडेड बाई 2। तो 6 टर्म क्या है हमारे पास? सॉरी 6/2th मतलब थर्ड टर्म प्लस यहाँ पर 3 और प्लस 1 4, यानी फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो काउंट करो ज़रा, तीसरा टर्म ये है, चौथा ये है। तो तीसरे टर्म की जगह 6 पुट करो, चौथे की जगह 8 और कैलकुलेट करो तो कितना आएगा? 7। यानी अब की बार हमारी जो मीडियन कैलकुलेट हो के आई 7 आ गई। लेकिन हमारे डेटा में कहीं भी 7 नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इवन के केस में हम जो मिड की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं, जैसे इसको इधर छोड़ा, इसको इधर छोड़ा, इसको इधर छोड़ा, इसको इधर छोड़ा, अब छोड़ेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इन दोनों को कहते हैं मिड की 2 वैल्यूज़। तो इसका हम एवरेज ले लेते हैं, यानी जोड़ के आधा कर देते हैं। तो हमने 6 और 8 को जोड़ के आधा कर दिया, जो वैल्यू आती वही बन जाती है मीडियन। क्लियर? यस सर। मीडियन हम यूज़ कब करते हैं? अगर हमारे पास कोई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हो जो क्वालिटेटिव हो, जैसे कि ऑनेस्टी। अगर हमारे पास 5 आदमी हैं और हम कहें कि ये ईमानदार हैं, आप बताओ इनकी ईमानदारी का मीन क्या है? तो जब हम क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करते हैं तो हम मीन नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसमें जो आदमी डी था वो सबसे ज़्यादा ईमानदार है, इनसे कम ईमानदार है आदमी ई, उससे कम ईमानदार है ए, फिर बी और फिर सी। हमने इन पांचों को एक क्रम में लगा लिया ईमानदारी के। अब हम मीडियन बता सकते हैं कौन है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, जो बीच में है वो बन गया मीडियन। तो मीडियन को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा डेटा कैसा हो? क्वालिटेटिव।
चलो मीडियन का हमने वो फार्मूला पढ़ लिया जो अनग्रुप्ड डेटा के लिए था। अब मान लो हमको x और f फ्रिक्वेंसी दी गई है, x की वैल्यू है x1 x2 डॉट डॉट xi डॉट डॉट xn और f की वैल्यू है f1 f2 fi डॉट डॉट fn। ये हमारी f की वैल्यू यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। अब हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। देखिए कैसे, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला नहीं चेंज होगा। हमारे पास x की वैल्यू है 2 4 6 8 और 10। हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लिख लिया 3 15 45 20 और 5। अब यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं लेस देन टाइप। अब आप सब लोग लेस देन टाइप कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जानते हैं क्या होती है, पढ़ा चुके हैं। जोड़ते हुए आगे बढ़ना, पहली वैल्यू हो गई 3, दूसरी वैल्यू में ये दोनों जुड़ जाएंगी 18, तीसरी वैल्यू में ये भी जुड़ जाएगा तो आएगा 63, फिर आएगा 83, लास्ट आएगा 88। अब लास्ट में जो आता है वही होता है सिग्मा एफ, सबको जोड़ने पर। अब बताओ ये इवन है कि ऑड है? इवन। इवन है तो हम फार्मूला इवन का लगाएंगे। क्या था फार्मूला? जो भी इवन हो वो टर्म हमको लेना है और प्लस 1th टर्म ये भी तो हमको लेना है और 2 से करना है डिवाइड। तो अब अगर हम 82/2 करें तो आएगा 44th टर्म और यहाँ पर आएगा 45th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब 44th टर्म और 45th टर्म कहाँ पे हैं? तो पहले 3 लोग थे जिनके नंबर 2 आए थे, फिर 15 लोग और आए तो टोटल 18 लोग हो गए जिनके नंबर 4 आए थे। इसके बाद 45 लोग आ गए, यानी 18 के बाद अगर हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो 45 लोग हैं जिनके नंबर 6 आए हैं। तो 18 के बाद कहाँ शुरू करेंगे? 19 20 21 22 कहाँ तक जाएंगे? 63 तक। यानी 63 तक जाते जाते बीच में 44 और 45 भी तो आएगा। तो 44 और 45th टर्म की वैल्यू क्या होगी? 4। समझ पाए मीडियन का कैलकुलेशन यहाँ पर? यस सर। यानी जब फ्रिक्वेंसी का डेटा हमें दिया गया होगा तो भी हम फार्मूला वही लगाएंगे जो पहले लगाया था, लेकिन अब की बार हमको कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब आते हैं क्लास इंटरवल पे। अगर हमारा डेटा क्लास इंटरवल में दिया हो तो क्लास इंटरवल में हमारा डेटा कैसे दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये 50 नंबर का टेस्ट लिया गया था। 0 से 10 के बीच में 3 बच्चे आए, 10 से 20 के बीच में 5 आए, 20 से 30 के बीच में 15 आए, 30 से 40 के बीच में 10 आए और 40 से 50 के बीच में 3 आ गए। जरा फ्रिक्वेंसी को ऐड करके देखते हैं कितना रहा। 5 3 8 23 10 33 3 36 36। यानी हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू कह लो या सिग्मा f की वैल्यू कह लो 36 आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर मीडियन निकालने का तरीका क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे हम। 3 8 23 33 36 कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर मीडियन को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला? आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। इसमें फार्मूले में जो वैल्यूज़ है वो हम आपको दिखाते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है? मीडियन की एक क्लास चूज करनी है। सेलेक्ट मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कैसे सेलेक्ट करोगे? जिस क्लास में मीडियन के जाने की संभावना होगी वही बनेगा मीडियन की क्लास। तो आपको दिख रहा है 36 टर्म है। 36 टर्म को अगर हम देखें तो 36/2th यानी क्या हो जाएगा? 18 और 19वें का एवरेज। तो हमारा 18वां और 19वां टर्म जहाँ गिरेगा वही बनेगा हमारा मीडियन क्लास। तो ज़रा देखते हैं, 3 टर्म 5 और जुड़े तो 8 टर्म 23 टर्म, यानी इस वाली क्लास में तो 18वां टर्म आएगा। तो ये बन गई मीडियन क्लास। क्लियर? कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे देखना है n/2 की वैल्यू। 36/2 की 18, जिस भी क्लास में 18वां टर्म आएगा वही बन जाएगी मीडियन क्लास। तो 18वां टर्म कैसे आ रहा है? 3 टर्म हुए, 8 लोग हुए,
5 मिलने के बाद फिर जैसे ही ये 15 मिले टोटल 23 लोग हो गए। तो जब ये 15 और आते हैं तो 8 के बाद गिनती शुरू करेंगे, 9 10 11 12, तो इसी में तो 18 और 19 टर्म आ जाएंगे क्योंकि 23 तक हम गए हैं ना। क्लियर? ठीक है। अब ये एल क्या है? तो एल को हम कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यानी जो भी मीडियन क्लास बनेगी उसकी लोअर लिमिट। तो एल की वैल्यू कितनी होगी जी, फार्मूले में बताइए। 20 नहीं होगी, 20। n/2 तो वही है जो n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं, तो n/2 की वैल्यू तो 18 हो गई। CF क्या है? CF को कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है ये बताना है आपको। यहाँ पर CF के साथ लेस देन भी लगाते हैं ऐसे। जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको लेनी होती है वो मीडियन के पहले वाली होती है, ये बात याद रखना है आपको। हम यहाँ पर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की नहीं लेंगे बल्कि उसके पहले वाली की लेंगे, इसीलिए यहाँ पर CF के साथ ये सिंबल भी लगाते हैं। इसका मतलब होता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली। तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम यहाँ पर? 8 लिखेंगे। क्या? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, यानी मीडियन क्लास की जो पहले हो उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी F। तो फ्रीक्वेंसी तो हम मीडियन क्लास की लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 इंटू H क्या होता है? H होता है क्लास की विड्थ कितनी है, यानी हाइट कितनी है। 10। हाँ, वेरी गुड। तो ये आ गया 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा मीडियन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 18 से 8 जाएंगे तो 10 बचेगा, 10 10 हो जाएगा 100, 100/15 यानी कि 20/3, यानी कि 20 प्लस 20/3 यानी कि 20 3 60, 80/3। ये आ गए हमारी मीडियन। अगर 3 से डिवाइड कर दें तो आएगा 3 2 जा 6, 2 0 20, 3 6 जा 18, फिर 6 6 आएगा। अब ये आंसर सही या गलत इसका पता कैसे चलाया जाए? तो आपकी मीडियन क्लास थी 20 से 30, याद रखना आपका मीडियन इसके बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर रहेगा। और आपका आंसर क्या है? 26.66, जो कि इसके अंदर है कि नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे हम क्लास इंटरवल के फॉर्म में मीडियन की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने मीडियन के आपको 3 फार्मूले बताए, नॉर्मल केस, फ्रीक्वेंसी केस और क्लास इंटरवल केस। तीनों का रिवीजन अच्छे से कर लेना और मीडियन की बाकी की चर्चा हम आगे की क्लास में जारी रखेंगे। क्लास को थोड़ा सा आज जल्दी ख़त्म कर रहे हैं और फिर आपकी क्लास जैसे शेड्यूल्ड है उसी हिसाब से धीरे धीरे होती रहेगी। आपका होमवर्क आज का है डेफिनीशन मीडियन की खुद पढ़ेंगे, नोट में जो लिखा है वो पढ़ेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद फार्मूला हमने आपको सारे बताए। इंडिविजुअल सीरीज़ का देख लेना और इसके बाद ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट केस और क्लास इंटरवल का ये लिखा हुआ फार्मूला जो ये भी हमने आपको कराया। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, ये सब लिखा हुआ है। अब आएंगे लोकेशन ऑफ मीडियन बाई ग्राफ। तो ग्राफ पेपर पे मीडियन का लोकेशन हम आपको दिखा चुके एक बार जब हमने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कर्व बनाए थे। तो हमने कहा था जहाँ पर लेस देन टाइप और मोर देन टाइप के कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम y पे डालेंगे तो हमको मीडियन मिलेगा और अगर x पे डालेंगे तो हमको क्लास इंटरवल मिलेगी। ठीक है? यस सर। तो इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। फिर आपको मेरिट और डिमेरिट देखनी है तो कल हम मीडियन फिनिश करके मोड की तरफ मूव करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हमको आगे चलकर करनी पड़ेंगी, वो हम समय आने पर देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल सेम टाइम पे।